नमस्कार दोस्तों, ये हमारी एथिक्स की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं। इसी तरह से हम टॉपिक वाइज बेसिक एथिक्स को कवर करेंगे और साथ में उन एग्जाम्पलों को भी कवर करेंगे जो यूपीएससी में आपको महत्वपूर्ण साबित बनेंगे। अगर हम देखें वीडियो, हमारा टॉपिक है सत्य बोलना अनैतिक हो जाता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसे कहा जाता है कि सत्य बोलना नैतिक है और लेकिन कई बार सत्य बोलना भी अनैतिक हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अहिंसा अनैतिक है, मतलब अहिंसा अनैतिक है। वह अगर वैसे महात्मा गांधी के जो सिद्धांत देखें उसमें अहिंसा को सर्वोपरि गुण माना है, लेकिन कई बार अहिंसा को अनैतिक भी माना जाता है। इसी प्रकार सत्य को भी महात्मा गांधी ने सर्वगुण माना, लेकिन यहाँ पर कहा कि सत्य कई बार अनैतिक होता है। लेकिन सत्य तय क्यों? अगर किसी के जीवन को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो नैतिक होगा। अगर आप झूठ बोलकर किसी को बचाते हैं, मान के चले अगर किसी की व्यक्ति की जान लेने के लिए कोई अपराधी उसके पीछे पड़ा हुआ है और वह व्यक्ति आपके घर छुप जाता है और अपराधी पूछता है कि वह व्यक्ति आपके घर में आया है, अगर आप सत्य बोलोगे, जो कि सामान्यतः सही सद्गुण कहा जाता है, लेकिन अगर आप सत्य बोलते तो इससे उस व्यक्ति की जान चली जाएगी। इस स्थिति में झूठ बोलना भी नैतिक है। दूसरा, अनुशासित, व्यवस्थित एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए भी झूठ बोलना नैतिक है। अगर आप एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अनुशासित समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो झूठ बोलना भी नैतिक होता है। डॉक्टर द्वारा मरीज के आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए झूठ बोलता है, क्योंकि अगर कोई मरीज ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और सामान्यतः उसके बचने के आसार कम हैं, तो डॉक्टर ये कहकर सत्य बोलने का प्रयास नहीं करता कि उसकी जीवन के कुछ दिन ही बचे हुए हैं, तो उस टाइम वह मरीज़ को झूठ बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। इससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह झूठ भी नैतिक होता है। और सेना में लीडर जो नेता होता है, नेतृत्व करता है, कैप्टन होता है, आक्रमण के समय में या विपरीत परिस्थितियों में सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी झूठ बोलता है, जिसको नैतिक माना जा सकता है। लोगों को नैतिक बनाने के लिए, मूल्य की ओर उन्मुख करने के लिए और तथा बच्चों को झूठ बोलने से रोकने के लिए अभिभावक कई बार झूठ का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार कहते हैं अगर आप झूठ बोलोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कि सामान्यतः झूठ होता है, लेकिन इसको नैतिक माना जा सकता है, क्योंकि इससे उनके व्यक्तित्व का विकास और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार सत्य बोलना सदैव नैतिक नहीं होता, क्योंकि सामान्यतः ऐसे कहते हैं कि सत्य बोलना नैतिक होता है, लेकिन सत्य बोलना सदैव नैतिक नहीं होता, जिसका जिक्र हमने ऊपर कर लिया है। और किस परिस्थिति में सत्य बोलना अनैतिक हो जाता है? अगर किसी की जान जाती है या सतत विकास बाधित होता है या सामाजिक न्याय बाधित होता है, उस टाइम सत्य बोलना अनैतिक हो सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बताएं जहाँ पर हिंसा करना नैतिक होता है। सामान्यतः हिंसा को अनैतिक माना जाता है, लेकिन कई बार हिंसा करना भी नैतिक होता है। जिस प्रकार डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है, वो एक प्रकार की हिंसा ही होती है, लेकिन इस हिंसा के द्वारा वह मरीज की जान बचाते हैं, इसको हम नैतिक कह सकते हैं। और अभिभावक यानी माता पिता या शिक्षक बच्चे को अच्छे गुण, अच्छी शिक्षा देने के लिए कई बार शारीरिक दंड देते हैं। शारीरिक दंड को सामान्यतः हिंसा का रूप माना जाता है, लेकिन अभिभावकों द्वारा यानी माता पिता द्वारा और शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को शारीरिक दंड देने को नैतिक माना जाता है। सैनिक द्वारा देश की रक्षा के लिए की गई हिंसा, अगर कोई सैनिक अपने देश की अखंडता सुरक्षा के लिए दूसरे शत्रु देश के व्यक्तियों की हत्या करता है, आतंकवादी की हत्या करता है, वैसे तो वह हत्या हिंसा होती है, लेकिन इस हिंसा को नैतिक माना जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों व मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए की गई हिंसा और अनुशासित समाज के निर्माण के लिए की गई हिंसा भी को नैतिक माना जा सकता है। और जिस प्रकार गुलामी के टाइम में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंसा का सहारा लेकर देश को आज़ाद कराया, उसको भी नैतिक माना जा सकता है। और गांधी ने एक बार कहा था, अगर महिलाओं की गरिमा असीमितता को खतरा हो तो उनको तलवार या हथियार उठा लेना चाहिए, लेकिन सामान्यतः हथियार उठाना हिंसा का रूप है, लेकिन इस रूप में गांधी ने भी हिंसा को
नैतिक माना। इस प्रकार हम देख सकते हैं विभिन्न एग्जाम्पलों के द्वारा कि हिंसा, सत्य, असत्य बोलना किस प्रकार नैतिक हो जाता है। उसी के 2 क्वेश्चन बना दिए कि क्या अहिंसा हर परिस्थिति में नैतिक होती है, लेकिन नहीं, जो अहिंसा होती है हर परिस्थिति में नैतिक नहीं होती। हिंसा किन परिस्थितियों में नैतिक हो सकती है, आपको हमने जो ऊपर बताया है वो जिक्र करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसका यूज हम एथिक्स में कुछ जो सद्गुण हैं, चाहे वो साहस है, चाहे पारदर्शिता है, चाहे वो पारिस्थितिक नैतिकता है, उनको लेकर यूज कर सकते हैं। कर्तव्य क्या है? नैतिक नियमों का पालन करना ही कर्तव्य है और कर्तव्य को सामान्यतः बाध्यकारी माना जाता है। कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक बाध्यकारी जिसमें पूर्णतः बाध्यता होती है, जिस प्रकार कानून का पालन करना सभी के लिए ही बाध्यकारी है, अगर कानून का पालन नहीं किया जाता तो उसको दंड दिया जाता है। दूसरा है अपूर्ण बाध्यतामूलक कर्तव्य, जो पूर्ण रूप से बाध्यकारी नहीं है, जिस प्रकार दान देना और बड़ों का सम्मान करना। समाज के कुछ जो नीति शास्त्र है उसके अनुसार बड़ों का सम्मान करना सही माना जाता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से बाध्यकारी नहीं है। कर्तव्य की दुविधा से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? अगर किसी के सामने डिलेमा या दुविधा उत्पन्न होती है 2 कर्तव्यों के चुनाव में से किसका चुनाव करें, तो उसके लिए कौन कौन सा रास्ता है? सबसे बात पहले उस कर्तव्य का चयन किया जाए जिससे लोक कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात जो कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी व्यवस्था को बनाने के लिए जिस कर्तव्य को का महत्व होता है उसी का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, उस कर्तव्य का पालन किया जाए जो कानून एवं संविधान से सुसंगत हो। सर्वोपरि क्या है? कानून और संविधान। तीसरा, लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशी विकास, सतत विकास के अनुकूल हो, अर्थात उस कर्तव्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक मूल्य अर्थात स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे भावनाओं का विकास हो, समावेशी विकास हो, ताकि वंचित वर्ग और सुभेद्य वर्ग के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ हो, सतत विकास हो। इस तरह उस कार्य को चुनना चाहिए जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। चौथा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को प्रोत्साहित करने वाली बंधुता के अनुरूप कर्तव्य का चुनाव करना चाहिए, अर्थात ऐसे कर्तव्य का चुनाव करना चाहिए जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति को वृद्धि हो और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तित्व का विकास हो, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ावा मिले और उसकी बंधुता को बनाए रखने के लिए जो कर्तव्य अनुरूप होते हैं उनका चयन करना चाहिए। नेक्स्ट, कर्तव्य का चयन करते समय यह चिंतन करना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि अगर आप उस कर्तव्य का पालन करते हैं जो समाज जिसका प्रभाव समाज के निचले पायदान पर, सुभेद्य वर्ग पर, वंचित वर्ग पर क्या पड़ेगा, उसको देखकर ही हमको कर्तव्य का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट, अंतिम प्रयास क्या होना चाहिए? अगर आप किसी कर्तव्य का चुनाव करते हैं तो चुनाव करते समय स्वयं से पूछा जाए उठाए गए कदम से आपके जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसके ऊपर कैसा प्रभाव होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट हमारा होता है कि कर्तव्य की उपेक्षा क्यों करते हैं लोग, कर्तव्य की उपेक्षा क्यों करते हैं? पहली बात तो कर्तव्य की उपेक्षा करने का कारण क्या है? लोगों को उसका कर्तव्य का अभाव, कर्तव्य की समझ का अभाव होता है, उसको पता ही नहीं होता उसका कर्तव्य क्या होता है जीवन में, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो खुद व्यक्ति के प्रति हो। और दूसरा, सामाजिक परिवेश ऐसा है जो कर्तव्य के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न करता है। इससे समाज अगर कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो बच्चों के अंदर भी कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति सकारात्मक विचार पैदा होता है, परिणामतः कर्तव्य की उपेक्षा से अपराध बोध नहीं होता। नेक्स्ट, अगर कर्तव्य रुचिकर है, अगर आप बच्चों को ऐसा कर्तव्य सौंपते हैं जिससे उसको रुचि उत्पन्न नहीं होती तो वह सामान्यतः कर्तव्य की उपेक्षा करने लगता है। आप इसका कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे। और नेक्स्ट हमारा क्या है? यदि कर्तव्य का निर्धारण अक्षमता से ज़्यादा हो, नेक्स्ट हमारा यदि कर्तव्य का निर्धारण अक्षमता से ज़्यादा हो तो कर्तव्य की उपेक्षा हो जाती है। अगर किसी आप गरीब व्यक्ति को सामाजिक कल्याण के लिए 1 लाख रुपए का दान देने के लिए उसका कर्तव्य सुनिश्चित करते हैं जो उसकी अक्षमता से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वह उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखता है।
नेक्स्ट हमारा, यदि समाज में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर्तव्य के आधार पर न हो बल्कि उसकी संपत्ति के आधार पर हो तो हर व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक संपत्ति को इकट्ठा करना चाहेगा और जो कर्तव्य हैं समाज के प्रति, चाहे वो विकास के लिए, अन्याय के लिए या सतत विकास के लिए, उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, अगर कर्तव्य का अनुपालन करने से व्यक्तिगत हितों पर चोट पहुंचती है तो कर्तव्य की उपेक्षा शुरू हो जाती है। अगर किसी कर्तव्य के पालन से व्यक्ति के खुद के हित प्रभावित होते हैं, खुद के पारिवारिक हितों को नुकसान पहुंचता है तो वह कर्तव्य की उपेक्षा करने लगता है। अगर आप उपेक्षा करते हो या समाज में कर्तव्य की उपेक्षा होती है तो इसके क्या परिणाम होते हैं आपको सामान्यतः पता है। इससे अनैतिक समाज का निर्माण होता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, कानून की उपेक्षा होती है और वंचित वर्गों का विकास बाधित होता है, सामाजिक न्याय प्रक्रिया बाधित होती है, सतत विकास बाधित होता है और इससे राष्ट्र की एकता अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। और इससे क्या उपाय है? प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन कर्तव्य के आधार पर होना चाहिए, न कि उसकी संपत्ति के आधार पर। अर्थात जो व्यक्ति जितना कर्तव्यों का पालन करता है उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए। शिक्षण संस्था व एवं सामाजिक स्तर पर कर्तव्य का ज्ञान कराया जाए। अर्थात शिक्षण स्तर पर ही विद्यार्थियों को कर्तव्य बोध के बारे में बताया जाए और सामाजिक स्तर पर कर्तव्य ज्ञान कराया जाए। कर्तव्य का निर्धारण अक्षमता अनुरूप हो। अगर व्यक्ति की जितनी अक्षमता है उसके अनुसार ही उसको वो कर्तव्य देने चाहिए जिसको वो पूरा कर सके। जिस प्रकार कह सकते हैं हम समाज कल्याण के लिए वो जितनी अक्षमता है उतना दान कर सकता है। नेक्स्ट, कर्तव्य का पालन करने वाले लोगों को सम्मानित करना चाहिए ताकि वो अन्य लोगों का लिए आदर्श बन सके और उनको प्रोत्साहित कर सके। नेक्स्ट हमारा, कर्तव्य के सापेक्ष अधिकार उपलब्ध हो। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति जितने कर्तव्यों का पालन करता है उसको उतने ही अधिक अधिकार देने चाहिए। और इसके विपरीत क्या है? जो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके अधिकारों पर भी लगाम लगानी चाहिए। कर्तव्यों का निर्धारण करते समय व्यक्तिगत व सामाजिक हित का समन्वय होना चाहिए। अर्थात कर्तव्य को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए जिससे कर्तव्य का पालन करने वाले के साथ साथ सामाजिक हितों को बीच में तालमेल हो। अर्थात किसी एक ना व्यक्तिगत हित हो ना ही सामाजिक हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हों, बल्कि दोनों हित पूरक बने। कर्तव्य का उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। वर्तमान में कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और इसी तरह हमने देखा समाज और प्रशासक के स्तर पर कर्तव्य क्या है। एक प्रशासक होता है जो प्रशासनिक दृष्टि में नीति निर्माण कार्यान्वयन में भागीदार होता है और दोनों के अपने अपने कर्तव्य होते हैं। समाज में दो प्रकार के समाज हैं, एक जो प्रशासनिक क्रिया से संबंधित है, दूसरा सामान्य जीवन से संबंधित है। इनमें बढ़ावा देने के लिए आप कर्तव्य के प्रति सकारात्मक विचार प्रदान करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप देखें समाज में बचपन से ही बच्चों को कर्तव्य बोध कराया जाए और कर्तव्य अनुपालन करने पर उनको पुरस्कार राशि इनाम के तौर पर कुछ ट्रॉफी वगैरह, कुछ पुस्तक वगैरह, कुछ पेंसिल, अच्छे पुरस्कार देने चाहिए। कर्तव्य अनुपालन के आधार पर अधिकार होने चाहिए। हमने जिक्र कर लिया, बचपन से ही शिक्षण संस्थाओं में माता पिता के द्वारा उनको कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए सिखाना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा पुरुषों की कहानी के ऊपर बल देना चाहिए और कर्तव्य के प्रति संवेदनशीलता पैदा की जानी चाहिए। यह सीख दी जाए कि कर्तव्य निष्ठा के बिना लाभ लक्ष्य की प्राप्ति कठिन है। अर्थात व्यक्तियों के अंदर कर्तव्य पालन के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करनी चाहिए। समाज में कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को महिमा मंडित किया जाना चाहिए और तहसील स्तर पर वैसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य की उपेक्षा करता है उनको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। व्यक्ति का मूल्यांकन कर्तव्य अनुपालन के आधार पर होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति जितना अधिक कर्तव्यों का पालन करता है उसको उतनी ही वरीयता देनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जो प्रशासक होता है, एक IAS अधिकारी होता है, एक IPS अधिकारी होता है या अन्य कोई कर्मचारी अधिकारी होता है, उनके अंदर जो कर्तव्य के प्रति जो प्रतिबद्धता उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। प्रशासक को अपने कार्य के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए। प्रशासक का मूल्यांकन उस समाज में जन कल्याण एवं कानून के सही क्रियान्वयन के आधार पर होना चाहिए। अर्थात जो प्रशासक का मूल्यांकन है उस आधार पर होना चाहिए कि उसने समाज में कितने जन कल्याण कार्य किए हैं और कानून का किस तरह से अनुपालन करवाया है। नेक्स्ट, प्रशासक को कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए सोशल ऑडिट होना चाहिए। मतलब सामाजिक आधार पर लोगों से राय जाननी चाहिए किस प्रशासक ने कितना अधिक अच्छा काम किया है, उसके आधार पर उसको अंक मिलने चाहिए।
उसका मूल्यांकन होना चाहिए। प्रशासक और जनता के बीच में लगातार अंतःक्रिया होनी चाहिए और जिससे समाज प्रशासक के ऊपर नैतिक दबाव बनता है, वह जवाबदेह होता है और जनता जागरूक होती है। और गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना चाहिए। गवर्नेंस क्या होती है? जिसमें सरकार होती है, सोसाइटी होती है और बाजार होती है। गवर्नेंस क्या होती है? सरकार, बाजार और सिविल सोसाइटी, में एनजीओ वगैरह आते हैं। अगर इन तीनों का मेल होगा तो इससे क्या होगा? गवर्नेंस उत्पन्न होगी और उसके सभी हितधारकों की भागीदारी के कारण एक प्रशासक में क्या होती है? सतर्कता और जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार कर्तव्य बोध को बढ़ावा दिया जा सकता है। आगे क्वेश्चन दिया उसने, क्या क्वेश्चन है? कानून निर्माण से ज़्यादा कर्तव्य पालन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, अगर आप कानून निर्माण कर देते हैं किसी समाज में, लेकिन समाज में कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का भाव है, तो अब वो कानून सफल नहीं होगा। लेकिन अगर आप समाज को कर्तव्य के प्रति सकारात्मक नजरिया उत्पन्न कर देते हैं, तो वह चाहे वो कानून ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति, चाहे वो प्रशासक हो या सामान्य सिविलियन व्यक्ति हो, अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करेगा। इसलिए कहा गया है कानून निर्माण करने से ज़्यादा कर्तव्य पालन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। एक सोशोलॉजी में कोट भी है रास्को पाउंड का, अगर कोई भी कानून बनाते हैं समाज की धारा के विपरीत, वो सफल नहीं होता। उसका कारण क्या है? समाज उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। अगर आप समाज में एक कर्तव्य है कि बड़ों का सम्मान करें, तो एक कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता को अपनी संपत्ति या कुछ हिस्सा, अपनी आमदनी या कुछ हिस्सा देना आवश्यक है। क्योंकि अगर व्यक्ति में कर्तव्य बोध है कि बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना अनिवार्य है, तो उसके जो नैतिक मूल्य उसमें समाहित है, तो कानून बनाने की वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करता है। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निर्धारित कर्तव्य से अधिक कर्तव्य का पालन करवाना नैतिक है या अनैतिक? अर्थात अगर कोई अधिकारी है, अगर कर्मचारी है, उसका कर्तव्य क्या है? एक मान के चलो, अगर कोई शिक्षक है, उसका काम क्या है? शिक्षा देना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। अगर इस निर्धारित कर्तव्य से ज़्यादा अब इसको ऊपर कुछ कर्तव्य सौंपते हैं, जिस प्रकार चुनाव में ड्यूटी लगाना या वैक्सीन में सहयोग करना या पशु जनगणना करना या अन्य कार्यों में इसका काम, इसको कर्तव्य निर्धारित करते हैं, वह नैतिक है या अनैतिक? हम सामान्य देखते हैं कि एक शिक्षक की ड्यूटी इलेक्शन में भी लगा देते हैं, पशु जनगणना में लगा देते हैं या अन्य जो रूटीन के वर्क है उसमें लगा देते हैं, वोटिंग लिस्ट बनाने में लगा देते हैं और साथ में शिक्षा कार्य भी सौंपा जाता है। लेकिन वह 100% नहीं दे सकता। वह अपने कार्य के प्रति कार्य से समझौता करता है और कंप्रोमाइज़ करता है और इससे शिक्षा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन यह पेपर है न एथिक्स का, जीएस का पेपर नहीं है। इसमें पूछा है क्या ऐसा करना नैतिक है या अनैतिक है? इसमें दो व्यू होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होती हैं जिसमें अधिक कर्तव्य सौंपे जा सकते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें अधिक कर्तव्य नहीं सौंपे जा सकते। और अगर आपसे पूछा है कि क्या में, तो आपकी दो राय है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप निर्धारित कर्तव्य से अधिक कर्तव्य सौंपते हैं तो वह अनैतिक है। अनैतिक क्यों कह सकते हैं इसको? एक सीमा से ज़्यादा कर्तव्य का अनुपालन कराना एक प्रकार का शोषण ही है। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सीमा से अधिक कार्य करता है तो उससे क्या होता है? उसका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। निर्धारित सीमा से ज़्यादा कर्तव्य पालन करने के बाधित करने से कर्तव्य के प्रति अरुचि पैदा होती है। वह कोई भी कार्य निष्ठावान तरीके से नहीं करता और दोनों कार्य पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसको अब जो निर्धारित कर्तव्य से अधिक कर्तव्य सौंपते हैं तो वह अनैतिक होता है। लेकिन कई बार इसको नैतिक माना जाता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है, चाहे व्यक्ति को कितना भी काम सौंपा जाए वो नैतिक ही होगा। जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य होता है। समाज में जब भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। सामाजिक प्राणी है और उसको अगर समस्या होती है तो वह उसके समाधान के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कर्तव्य अनुपालन की कोई समय सीमा और कोई मात्रा निर्धारित नहीं होती। जिस प्रकार आपको देख सकते हैं, देश की सुरक्षा और समाज के विकास के लिए कर्तव्य का अनुपालन सदैव किया जाना चाहिए, चाहे वो सैनिक हो चाहे वो डॉक्टर हो। अगर आप वर्तमान हालत देखें, जो कोरोना काल में डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी को समय सीमा से बांध कर नहीं देखा, उन्होंने दिन रात समाज की सेवा की। इसी प्रकार सैनिक विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बर्फबारी हो, उसमें भी खड़े होकर अपनी ड्यूटी को
प्रतिबद्धता से करते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में समय अवधि से निर्धारित अवधि करना नैतिक है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में निर्धारित करना, कर्तव्य से अधिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करना नैतिक होता है। अगर परिस्थितियाँ सामान्य है, उसमें कर्तव्य से अधिक कर्तव्य, सीमा से अधिक कर्तव्य सौंपते हैं तो वो नैतिक होता है, और अगर परिस्थितियाँ विपरीत है तो वो नैतिक माना जाता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक शिक्षक को जनगणना कार्य करवाना नैतिक है या अनैतिक। देखो, जनगणना कार्य करवाना नैतिक माना जाएगा, क्योंकि आप इसको अनैतिक नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार द्वारा सौंपा गया कार्य है। और नैतिक है क्यों कार्य है, देखो कर्तव्य का निर्धारण के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। कार्लाइल क्या मानते हैं, कर्तव्य को आत्मा के करीब हो वह कर्तव्य है। जो कार्य आत्मा के करीब हो वह कर्तव्य है। गांधी क्या कहते हैं, कर्तव्य का निर्धारण अंतरात्मा से होना चाहिए। कांट क्या कहते हैं, कर्तव्य क्या है, चेतना से प्रेरित होकर किया गया कार्य 3 प्रकार से करते हैं। एक व्यक्ति संवेग से करता है, आप किसी के प्रति प्रेम मोह आदि कारण कार्य करते हैं तो वो संवेग से संबंधित कार्य है। अगर आप किसी लाभ को देखकर कार्य करते हैं तो वो लाभ प्रेरित कार्य है। जिस प्रकार आप अपने माता पिता के लिए कार्य करते हैं वो प्यार प्रेम से प्रेरित होकर किया गया कार्य है। दूसरा क्या है, कर्तव्य है। दूसरा क्या है, अगर आप कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यवसायी है, लाभ प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करता है वह लाभ प्रेरित व्यवसाय है। लेकिन कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर किया गया कार्य वास्तव में सही कर्तव्य होता है, ये कांट ने कहा। इसमें कैसी भी परिस्थिति हो तो व्यक्ति अपने कर्तव्य चेतना से प्रेरित होता है और वह अपने कर्तव्य को पूरा करता है। नेक्स्ट हमारा गया ज्ञान और सद्गुण। ज्ञान सद्गुण, सुकरात ने क्या कहा कि ज्ञान ही सद्गुण। हमने पहले भी जिक्र किया है। ये मेरा 2020 का रोल नंबर था मेंस का, 32 35 28 479, हमेशा याद रहेगा। लेकिन कुछ गलतियों के कारण मैं मेंस से चुका और इंटरव्यू कॉल के लिए केवल 21 मार्क से चुका, और आगे प्रयास करूँगा। सुन ले भगवान, मेरे सफ़र को मंजिल दे और आप लोगों को भी मंजिल दे। इसके लिए आपको संयम के साथ मेहनत करनी होगी, डटे रहना होगा। यही सफलता का मूल मंत्र है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप ईमानदारी के साथ समर्पित होकर मेहनत करते हैं तो भगवान एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर करता है। यही मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं और आप मेरे लिए शुभकामनाएं करें। चलते हैं। क्या ज्ञान के विकास से कर्तव्य निर्माण होगा? इसके 2 क्वेश्चन है। हाँ, निर्माण होगा। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप कर्तव्य बोध करेंगे, लेकिन इसमें कहा कि निर्माण की गारंटी नहीं है अगर आपका ज्ञान विपरीत दिशा में चला जाता है। इस पहला कोट क्या है कि ज्ञान के विकास से कर्तव्य निर्माण होगा। हाँ, होगा। किस प्रकार? ज्ञान का विकास उचित और अनुचित का बोध कराता है, और उचित और अनुचित का बोध कराता है। नैतिक नियमों को का पालन करेंगे, मूल्यों का बोध होगा। इससे क्या होगा? नैतिक नियमों का पालन करेंगे, मूल्य का बोध होगा, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा प्रेरित होगी। दूसरा, जागरूक समाज का निर्माण होगा। समाज के विकास के लिए प्रत्येक कर्तव्य पालन, एक जागरूक समाज का निर्माण होगा। समाज के विकास के लिए कर्तव्य पालन करेगा और कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण होगा। लोग ज्ञानवान होंगे तो अंतरात्मा की बात सुनेंगे और कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे। इसमें क्या कहा? पहला क्या कहा? अगर आपको ज्ञान है तो आपको सही और गलत के बारे में पता होगा। अगर आप सही और गलत के बारे में जानेंगे तो नैतिक नियमों का विकास होगा। नैतिक नियमों का विकास होगा तो आप सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ होंगे। दूसरी बात, अगर जागरूक समाज का निर्माण होगा तो समाज के विकास के लिए कर्तव्य पालन करना सामाजिक दृष्टि से भी बाध्यकारी होगा। दूसरा क्या है? अगर आप ज्ञानवान होंगे तो आप अंतरात्मा की बात सुनेंगे। अंतरात्मा की बात सुनेंगे तो आप सही नैतिक कार्य करेंगे। नैतिक कार्य करेंगे तो आप कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ बनेंगे। लेकिन इसमें कहा कि कई बार ज्ञान कर्तव्य बोध की गारंटी नहीं है।
इसमें क्या कहा, ज्ञान विकास एवं कर्तव्य बोध होने के बावजूद कर्तव्य की उपेक्षा होती है। आपको ज्ञान है लेकिन फिर भी आप कर्तव्य की बोध की उपेक्षा करते हैं, इसका उत्तर हमने पहले भी लिखा है और अब भी करेंगे। क्यों? भौतिक ज्ञान का विकास। आजकल सामान्यतः क्या है, जो शिक्षा प्रणाली है वो भी उपभोक्तावादी हो गई है। आप सिर्फ शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? अच्छे पैकेज के लिए, अच्छे कोर्स के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे पद के लिए, और ये क्या है, उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करती है। स्वार्थ एवं व्यक्तिगत हित प्राथमिक हो जाता है। शिक्षा के दौरान ही कर्तव्य की उपेक्षा के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। ज्ञान के प्रसार में शिक्षा की कीमत वसूली जाती है और तथा उस वसूली कीमत को पूरा करने के बाद व्यक्ति अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है। और इसमें क्या होता है, शारीरिक श्रम की उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपत्ति के आधार पर होता है, इसलिए भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए कर्तव्य की उपेक्षा की जाती है। कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान नहीं है। दूसरा, ज्ञान के विकास तो हुआ, लेकिन जो विकास हुआ ज्ञान का वो तो हुआ, लेकिन जो नैतिक ज्ञान है उसका विकास नहीं हुआ है। ऐसा ज्ञान जिससे अत्यधिक लाभ प्राप्ति संभव हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नैतिक प्रत्यय के रूप में साध्य और साधन का विवाद। क्या आप साध्य और साधन, साध्य क्या होता है? लक्ष्य। साध्य क्या होता है? लक्ष्य। और साधन क्या होता है? जिसके द्वारा आप किसी साध्य को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार आपका लक्ष्य है आईएएस बनना, साधन क्या है? कठोर मेहनत करना, पैसे निवेश करना, कोचिंग लेना, वो साधन है। लेकिन इसमें 3 विवाद हैं, साध्य पॉजिटिव, साधन चाहे नेगेटिव। साध्य पॉजिटिव और साधन चाहे नेगेटिव। आपका लक्ष्य पॉजिटिव होना चाहिए। लक्ष्य क्या? पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए आप चाहे साधन का नेगेटिव प्रयोग करें। दूसरा, आपका साधन अच्छे होने चाहिए। साधन कैसे होने चाहिए? अच्छे, चाहे हमारा लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो। तीसरा, साधन और साध्य दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देखो, आपका साध्य अच्छा होना चाहिए, साधन कैसा भी हो। जिस प्रकार मार्क्स ने कहा है कि समानता होनी चाहिए, लेकिन उस समानता के लिए चाहे क्रांति हो, वो क्या है, परवाह नहीं करते। साधन अच्छा होना चाहिए, चाहे साध्य बुरा हो। आप पैसे, आपका साध्य है पैसे, ज़्यादा पैसे कमाना, लेकिन आपने साधन क्या यूज़ किया? आप गरीबों को वस्त्र बांटते हो, जिसकी आड़ में क्या आपका चंदा इकट्ठा करते हो। लेकिन गांधी ने कहा कि दोनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए, साध्य और साधन। जिस प्रकार अगर आप स्वतंत्रता संग्राम में हिंसा का सहारा लेते हो तो आपको वैसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें, कार्ल मार्क्स था एक, इसको आप समाजशास्त्री भी नहीं कह सकते लेकिन थिंकर कह सकते हैं। ये एक वर्गविहीन, शोषण विहीन समाज का निर्माण चाहता था, लेकिन इसके लिए वह हिंसक क्रांति को सही मानता था। साधन की नैतिकता का निर्धारण साध्य के आधार पर होना चाहिए। इसने कहा कि साध्य अच्छा होना चाहिए, साधन की नैतिकता साध्य के आधार पर ही होनी चाहिए। दूसरा, साध्य अच्छा है तो साधन के बुरा होने पर साधन नैतिक होता है, जो कार्ल मार्क्स ने कहा। और साध्य बुरा है तो साधन के अच्छा होने पर भी साधन अनैतिक है। इसमें निम्न समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आपका लक्ष्य अच्छा है लेकिन साधन बुरा है तो क्या समस्या होगी? इससे नैतिक और अनैतिक साधनों पर विचार करना छोड़ देंगे लोग, चाहे वो साधन नैतिक हो चाहे वो अनैतिक हो। लेकिन वो क्या करेंगे? सर्वोपरि अपने लक्ष्य को महत्व देंगे, अर्थात अनैतिक साधनों की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। यदि हिंसक क्रांति को नैतिक मान लिया जाए तो हिंसक क्रांति को बढ़ावा मिलेगा, हिंसा की संस्कृति का प्रसार होगा। लोग अनैतिक साधनों को भी उचित ठहराने की कोशिश करेंगे। पैसे जैसे व्यक्ति द्वारा पिता को बचाने के लिए चोरी को सही मानेगा, और एक आईएएस अधिकारी क्या करेगा? 100 गरीबों को पढ़ाने के लिए रिश्वत का सहारा लेगा, जो कि वास्तव में अनैतिक होता है। लेकिन इस जो ये प्रावधान है कि साध्य अच्छा होना चाहिए, साधन बेशक बुरा हो, वो नैतिक पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। किन परिस्थितियों में साध्य के अच्छा होने के कारण बुरे साधन भी नैतिक हो सकते हैं? अगर आपका लक्ष्य अच्छा है लेकिन साधन बुरे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो वो सही हो सकते हैं। जिस प्रकार आत्मसम्मान की रक्षा करना विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए अपवित्र साधन भी नैतिक हो सकते हैं।
अगर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं और आप शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं विद्यार्थियों में, तो आप अपवित्र साधन को भी सही बना सकते हैं, चाहे वो शिक्षक द्वारा दंड देना, झूठ बोलना। और गांधी ने एक बार कहा भी है, जब महिलाओं के आत्मसम्मान का प्रश्न हो तो महिलाओं को तलवार उठा लेना चाहिए। अर्थात आपका साध्य अच्छा है लेकिन साधन बुरे हैं, फिर भी ये नैतिक है। सैनिकों द्वारा देश की रक्षा करना और सुरक्षा करना, हिंसा का सहारा लेना नैतिक है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि हिंसा करना, झूठ बोलना कई बार नैतिक है। साधन तो बुरा है, हिंसा और झूठ, लेकिन लक्ष्य अच्छा है। संपूर्ण समाज की सुरक्षा करना, कल्याण करना, देश की अखंडता करना, वो सही माना जाता है। और एक बार चाणक्य ने भी कहा है, परिवार हित के लिए व्यक्तिगत हित को छोड़ देना चाहिए, ग्राम हित के लिए परिवार हित को तिलांजलि देनी चाहिए, और समाज हित में ग्राम हित को तिलांजलि देनी चाहिए, और राष्ट्र हित में समाज हित की कुर्बानी नैतिक होती है। भारतीय समाज में अपवित्र साधनों को नैतिक मानने की परंपरा का विकास होने लगा है। क्यों? देखो, भारतीय समाज में अपवित्र साधन, जो गलत साधन है, उनको सही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भारतीय समाज में मूल्यों का पतन तेजी से हो रहा है, सद्गुण की संकीर्ण परिभाषा दी जा रही है, परिणामतः नैतिक और अनैतिकता के बीच भेद समाप्त हो गया है। जैसे भारतीय समाज में दहेज को अनैतिक नहीं माना जाता। व्यक्ति का मूल्यांकन संपत्ति और सफलता के आधार पर किया जाता है, न कि उसके नैतिक साधन के आधार पर। जैसे राजनेता का लक्ष्य जीत प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा का निर्धारण भौतिक संपदा के आधार पर होने लगा है। ये भी कारण है कि व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, साधन चाहे कैसे भी हो। और गांधी ने साधन अच्छा है तो साध्य बुरा होने के बावजूद साध्य नैतिक है। एनजीओ गरीबों को कंबल बांटती है ताकि सरकार से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हो। अगर आप देखिए मूल्यों का संघर्ष क्या है। अगर आपके कुछ मूल्य ऐसे हैं जिनके बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है, उसको मूल्यों का संघर्ष कहते हैं। किसी संगठन, अगर आप सामान्यतः परिभाषा देखें, किसी संगठन या समुदाय, समाज के मूल्य एवं विश्वास, अगर किसी व्यक्ति, संगठन, समाज के मूल्य और विश्वास दूसरे संगठन, समाज के मूल्य से अलग हो तो उसे कहते हैं मूल्यों का संघर्ष। अगर आप प्रशासनिक तौर पर देखें, समाज के स्तर पर देखें और परिवार के स्तर पर देखें तो मूल्यों में संघर्ष होता है। जैसे प्रशासन के समक्ष देखें तो यदि प्रशासन सुरक्षा को महत्व देता है तो इससे क्या होती है, लोगों की स्वतंत्रता बाधित होती है, सामान्यतः मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। जैसे कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए सैनिकों द्वारा की गई कार्रवाई, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन, मूल्यों की संघर्ष की स्थिति में मूल्यों का चयन। कहा, अगर आपके सामने संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो किन मूल्यों को चुनना है? उन मूल्यों का चयन करना चाहिए जो कानून और संविधान के अनुरूप हो, राष्ट्र की एकता बनी रहे, संपूर्ण समाज का हित हो, सतत विकास हो, न्याय व्यवस्था बनी रहे, अंतरात्मा की आवाज़ का सुनकर मूल्यों का चयन किया जाए, निचले तबकों के लोगों को भी लाभ हो। अगर आप सामाजिक स्तर पर मूल्यों का चयन करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक समाज के मूल्य और मान्यता अलग अलग होती हैं। शहरी और ग्रामीण समाज के बीच घूंघट को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। मतलब क्या है, मान्यता के अनुसार ही मूल्यों का चयन करना चाहिए। परिवार के स्तर पर मूल्यों का संघर्ष होता है, समाज के स्तर पर भी हमने देख लिया, प्रशासन के स्तर पर भी देख लिया कि प्रशासन एक अधिकारी है, अगर वो समाज व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है तो उसको जिस प्रकार स्वतंत्रता को बाधित करता है, लेकिन उसके सामने दोनों ही मूल्य हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना और लोगों के व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना। अगर सामाजिक स्तर पर देखें तो जो मान्यताएं, परंपराएं, उनको लेकर भी मूल्यों में संघर्ष है। जिस प्रकार शहरी और ग्रामीण परिवेश में घूंघट को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर आप परिवार के स्तर पर भी देखें तो मूल्यों में संघर्ष होता है, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति और युवा व्यक्ति के बीच के मूल्यों के बीच में हो, उनके विचारों को लेकर भी होता है। और इससे बचने का क्या रास्ता है? मूल्यों के संघर्ष को समाज के लिए उन मूल्यों का महत्व देना चाहिए जो समाज का सतत विकास करे। वही बात कानून संविधान के अनुरूप हो, आधुनिक रूढ़िवादी मूल्यों का मूल्यांकन करे, आधुनिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए।
ऐसे मूल्यों का चयन करना चाहिए जो नैतिक, शिक्षित, गतिशील, तार्किक समाज का निर्माण करें, समावेशी विकास को बढ़ावा दे, जिससे समाज में संगठन मजबूत हो, बंधुत्व की भावना का विकास हो, सामूहिक भावना का विकास हो। वृद्ध व युवाओं के बीच अंतर्संवाद और वृद्धों को आधुनिक मूल्य अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसे वृद्ध को सम्मानित किया जाए जो आधुनिक मूल्य के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं, जैसे लैंगिक, जातीय समानता को प्रोत्साहित करने वाले को सम्मानित करना चाहिए। युवाओं के मूल्यों एवं विकास सदैव नैतिक नहीं होते, अतः उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए, राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से होना चाहिए। उनको गलत मूल्य व विश्वास का बोध कराया जाए और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के मूल्य और विश्वासों के महत्व को साबित किया जाए। चलो दोस्तों, धन्यवाद। अगली वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही। अगर आपको वीडियो लगती है अच्छी तो इसको शेयर भी करें अपने यूपीएससी एस्पिरेंट में, ताकि उनका बेसिक थोड़ा अच्छा रहे एथिक्स से संबंधित, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।